देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम 10वीं कक्षा का जो पाठ है रीढ़ की हड्डी एकांकिका, उसके लेखक है प्रसिद्ध एकांकिकाकार जगदीश चंद्र माथुर। अब जगदीश चंद्र माथुर जी ने हमारे सामने इस पाठ में जो समाज में स्त्री शिक्षा और विषय के अनुसार जो समाज में स्त्रियों के खिलाफ जो बुरी विचारधारा प्रकट की है और विचारधारा पर प्रकाश डाला है, स्त्रियों के भावनाओं को उन्होंने उमा के माध्यम से महत्व दिया है, नारी के सम्मान का मुद्दा उठाया है। तो इस एकांकिका में उन्होंने चर्चा की है। प्रसिद्ध एकांकिकाकार जगदीश चंद्र माथुर, एकांकिकार जो है जगदीश चंद्र माथुर, उनका हम परिचय देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जो है, उनका जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1978 में। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति के पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है और समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। इस एकांकिका में उमा के माध्यम से समाज में नारी का सम्मान और नारी का महत्व को हम दर्शाएंगे। तो देखेंगे इस रीढ़ की हड्डी में क्या हमारे लिए संदेश दिया है। देखें, पात्र परिचय। उमा एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर युवक है जो कि डॉक्टर है और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है जो कि वकील है पेशा से। अब देखो इस पाठ में क्या दिया है। रतन कहता है रामस्वरूप का नौकर है, तो रतन कहता है एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशयों की पीठ नजर आ रही है वह आधेड़ उम्र के है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। देखो, यानी कि उमा को देखने के लिए शंकर जो कि डॉक्टर है पेशे से और उनके पिताजी गोपाल प्रसाद जो कि वकील है, तो ये दोनों बाप बेटे उमा को देखने के लिए आ रहे हैं और घर की पूरी तैयारियों में ये रामस्वरूप और प्रेमा और उनका नौकर रतन लगे हुए हैं और अपने एक तख्त यानी कि बैठने की लकड़ी की चौकी जो है उनको थोड़ा सरका रहे, इधर उधर थोड़ा अच्छे से करीने से रख रहे। तो रामस्वरूप कहते हैं अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को इधर मोड़ दे। उधर तख्ते के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन कहता है बिछा दे साहब। देखो, अबे धीरे धीरे चल, क्योंकि तख्ता दोनों ने पकड़ लिया है, रामस्वरूप और रतन ने, तो इसीलिए अभी तख्ते को इधर मोड़ दे। और तख्ते की रखे जाने की आवाज़ आती है तो रतन कहता है कि साहब बिछा दे यहाँ, ताकि हॉल में वो तख्ता रखने की कोशिश करते हैं। तो इतने में रामस्वरूप कहते हैं ज़रा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूँ साहब।
और यह पसीना किस लिए बहाया है। देखो रतन कहता है तख्त बिछाता है, ही। यानी इस भाग में रामस्वरूप थोड़ा अपने नौकर पर चिल्लाते हैं और गरजते हैं कि तेज आवाज़ में क्या करेगा, यानी रखना नहीं है क्या, हमें पूरी कोशिश करनी है, अभी लोग आएंगे और जब उनकी अक्ल निकाल लेते हैं। कैसा रतन का स्वभाव है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। जब परमात्मा अक्ल बांट रहे थे तब तू क्या देर से पहुंचा था क्या, यानी कि बेअक्ल कहीं का, ऐसे रामस्वरूप का कहना है। तो रतन अपने मालिक से कहता है क्या साहब तख्त बिछाता है और ही करता है, यानी कि इतना मालिक बोलने के बाद भी रतन सामान्य व्यक्ति है और हल्के में रामस्वरूप की बात लेता है और हंसने की कोशिश करता है। अब देखो रामस्वरूप कहते हैं दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। देखो जल्दी जा, रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, यानी कि तख्त को संवारने का काम करते, उस पर दरी चादर बिछाने का काम करते हैं पति पत्नी। यानी पति पत्नी यानी कौन, रामस्वरूप और उमा, सॉरी प्रेमा। तो ये तख्त पर दरी बिछाते हैं और अपने नौकर को यानी कि कमरे में से हारमोनियम और सितार उठाने के लिए बोल देते हैं, लाने के लिए बोल देते हैं। अब देखो यानी कि यहाँ शंकर और गोपाल प्रसाद दोनों देखने के लिए आने वाले हैं और ये सब घर जो है बहुत ही ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। देखो यानी मुंह फुलाए पड़ी है यानी कि नाराज हो गई है। देखो क्यों क्यों नाराज हो गई है, क्योंकि यानी कि ये दोनों जो है देखने के लिए आने वाले जो लोग हैं शंकर और गोपाल प्रसाद, ये यानी कि रूढ़ी परंपरावादी विचार के हैं। वो तो यानी कि क्वालिफाइड है, शिक्षित है, मगर समाज के रूढ़ी परंपरावादी विचार के हैं। इसीलिए ये उमा को मालूम नहीं है, मगर क्या है कि वो देखो इतनी शिक्षित है लेकिन दोनों का पेशा अलग अलग है, क्योंकि शंकर डॉक्टर है और उमा बीए तक पढ़ी हुई है, उच्च शिक्षित है। तो ये मुंह फुलाए यानी कि नाराज होकर बैठी है और प्रेमा अपने पति से वो बात कह देती है। रामस्वरूप कहता है क्या हुआ, प्रेमा कहते तुम्ही तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप कहता है अरे हाँ देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। देखो बहुत बढ़िया बात रामस्वरूप ने कही है। पत्नी प्रेमा जब अपने पति रामस्वरूप से कहती है कि तुमने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, जहाँ वो हॉल में लोग बैठेंगे वहाँ, लेकिन रामस्वरूप कहता अरे हाँ जरा उमा से करीने से लाना, करीने से यानी कि व्यवस्थित अच्छे ढंग से। क्यों, क्योंकि ये लोग जरा ऐसे ही है, ऐसे ही यानी इसका मतलब क्या है कि समाज के रूढ़ी परंपरावादी विचार को मानने वाले हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये लोग देखो कुविचार के हैं, ताकि
ये अच्छे पढ़े लिखे होने के कारण होने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि हमारी जो बहू होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, यानी कि बहुत ही सीधी सादी साधारण हो। पेशे से वकील है, खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर उन्हें नहीं लगता कि लड़की शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो, ऐसा उनको लगता है। यानी कि समाज के यानी कि रीति रिवाज परंपराओं के खिलाफ है। और वो जमाना था जब माथुर जी ने ये एकांकी लिखी थी, तब लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे समय यानी उच्च शिक्षा तो दूर है, लेकिन ज़्यादा पढ़ लिखने की बात भी नहीं करते थे लोग। समाज उसे चाहता तक नहीं था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो। तो ऐसे इस बात में ये ऐसे विचार रखने वाले जैसे कि गोपाल प्रसाद और शंकर थे, इसीलिए वो अपने पति से ये बात कहते हैं। प्रेमा कहती है और लड़का रामस्वरूप कहता है बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। देखो, यानी कि अरे पिताजी, बेटे के पिताजी वकील है, बेटा तो कैसा है, वो भी यानी कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ है क्या। ऐसा जब प्रेमा की बात का कहने का सवाल है, तब रामस्वरूप कहते हैं कि अरे बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, यानी कि बाप से भी ज़्यादा लड़का आगे है। बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ता है। देखो, लखनऊ में वो डॉक्टरी कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। कहता है कि शादी का भाग एक है जीवन के और पढ़ने का भाग दूसरा है, पढ़ाई अलग है, शादी अलग है। देखो, यानी कि इतना पढ़ा लिखा लड़का, समाज सेवा आगे चलकर करने वाला लड़का, लेकिन वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला लगता है। क्या करूं, मजबूरी है, रामस्वरूप कहते हैं। मजबूरी कौन सी कि इतने पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर और वकील, ऐसे बढ़िया पेशा के लोग भी देखो ऐसी बात, ऐसे विचार रखते हैं। तो मेरी मजबूरी है। तो मैं मजबूरी इसलिए क्योंकि ये ऐसे पुराने रीति रिवाज परंपरावादी लोग होने के कारण उमा जब बीए तक पढ़ी है, लेकिन वो बात छुपा के रखते हैं रामस्वरूप। देखो आगे, देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हमने पन्ना पलट लिया है। आगे हम देखेंगे कि ये जो अभी तक शंकर और शंकर के पिता गोपाल प्रसाद नहीं आए हैं, लेकिन इतने में जो बात रतन समझा देता है कि रतन क्या कहता है। पहले पन्ने पर तो घर नहीं आए थे शंकर और शंकर का पिता गोपाल प्रसाद। अब इतने में रतन कहता है बाबूजी, बाबूजी, धीमी आवाज़ में, बहुत ही धीमी, ताकि उन्हें भी सुनने के लिए न जाए, क्योंकि मेहमान है वो, उमा को देखने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए बहुत धीमी आवाज़ में रामस्वरूप का नौकर कहता है बाबूजी, बाबूजी, धीमी आवाज़ों में पुकारता है। रामस्वरूप कहता है दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। देखो, इतने में ऐसा दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है और अपने पत्नी से कहता है, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी।
देखो, यानी ये जो बात है मेहमानों से आइए आइए, गोपाल बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? देखो, यानी कि रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर देखते हैं और अपने पत्नी से यानी प्रेमा से कहते हैं कि तुम उमा को समझा देना, वो अपने मेहमानों के सामने थोड़ा गाएगी भी, गा देगी। तो मेहमानों का स्वागत करते हुए आइए आइए उनका स्वागत करते हैं। किनका स्वागत? बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर का। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? यानी कि हंसी में वो थोड़ा सा उनके दखल अंदाजी देते हुए वो कहते हैं, यानी कि उनका स्वागत करते हुए वो कहते हैं कि मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? यानी कि मकान आपको यानी कि ढूंढने में तकलीफ हुई क्या? क्या सहजता से यहाँ पहुँचे? कोई कठिनाइयाँ तो महसूस नहीं हुई? कोई समस्याएं पैदा तो नहीं हुई? आपकी सफ़र बहुत अच्छी रही होगी या अच्छी हुई होगी। तो इस बात का ये मतलब है। गोपाल प्रसाद खकार कर यानी कि थोड़ा सा गला ठीक करके कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। देखो, तांगे वाले को सब मालूम होता है, तो तांगे वाला जानता था आपका घर, आपका ये रास्ता, रास्ता मिलता कैसे नहीं। देखो, थोड़ा आवाज़ में भारीपन लग जाता है और यानी कि वो समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ही बड़े पढ़े लिखे हैं। आगे देखो, रामस्वरूप कहता है देखो, यानी कि आश्चर्यचकित होकर लड़के की तरफ मुखातिब होकर, यानी कि लड़के के चेहरे की तरफ, चेहरे के सामने की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। देखो, लड़के शंकर की तरफ देखकर रामस्वरूप कहते हैं, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड यानी सप्ताह के अंतिम दिन चला आया था, कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है। और कॉलेज की छुट्टी न होते हुए भी मैं इस सप्ताह के वीकेंड में चला आया। देखो, यानी कि क्या बात करे, इसलिए रामस्वरूप और गोपाल लड़के को बोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखो, रामस्वरूप कहते हैं, आगे देखो, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप कहते हैं, साल 2 साल। शंकर, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मार्जिन अंतर। देखो, रामस्वरूप उनके डॉक्टरी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, मगर तो आपका ये डॉक्टरी पूरे होने के लिए 1 साल रहा होगा। तो शंकर जी कहता है, शंकर बाबू साल 2 साल, साल 2 साल का मतलब है। तो चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर, प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हुए रामस्वरूप कहते हैं, साल 2 साल यानी नहीं। वो हंसते हुए शंकर बाबू कहते हैं, चौकाने में पढ़ते हैं, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। यानी कि 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, इसका मतलब क्या है कि अंतर रखता हूँ। यानी कि डॉक्टरी का जो कोर्स है, डॉक्टरी जो कर रहा है शंकर, यानी कि वो यानी कि पूरा यानी कि हर वर्ष पूरा नहीं कर पा रहा है, उसमें मार्जिन रखना चाहता है। यानी कि सामान्य लड़का होने के कारण वो ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत ही डॉक्टरी पढ़ने में डर लग रहा है, या थोड़ा झिझकते हुए उन्होंने ये बात कही है, ऐसी बात। तो गोपाल प्रसाद कहते, अपनी आवाज़ और तरीका बदलते, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए, ठीक है। तुम 1 आध साल का मार्जिन रखते हो,
यानी कि इसका मतलब है डॉक्टरी तुम पहले सभी वर्षों में पूरा नहीं करना चाहते, ठीक है कोई बात नहीं, वो रामस्वरूप के मन की बात है। तो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, मार्जिन रखते हो तो चलो बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस की बात हो जाए। इसीलिए गोपाल प्रसाद इस आवाज़ को, इस बात को, किस किस बात को, रामस्वरूप और शंकर के इस चलती हुई बात को बदलते हुए गोपाल प्रसाद बीच में ही पड़ जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए कि अपना लड़का अटक गया है ना इसमें। तो इसीलिए गोपाल प्रसाद बीच में पढ़कर वो कहते हैं कि अरे बिजनेस की बातचीत हो जाए साहब। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि ये बेटा पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख रहा है, मगर जब मार्जिन की अंतर की जब बात आई डॉक्टरी में, तब गोपाल प्रसाद बीच में पड़ गया और उन्होंने बात को पलटने की बात कही है और बिजनेस की बात शुरू की। रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं बिजनेस? समझ कर ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। देखो, यानी कि चौंक कर बिजनेस, यानी कि ये लड़का डॉक्टरी कर रहा है, ये गोपाल प्रसाद वकील है पेशे से, और फिर बिजनेस? थोड़ा अपने आप को चौंकाते हुए फिर समझ कर ओहो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस की बातचीत के पहले आप नाश्ता तो कर लीजिए। यानी कि मेहमानों का स्वागत करना, उन्हें पूछना है ना, चाय देना, ये सब बातें होती है क्योंकि लड़की के घर आए हैं, उनको थोड़ा सा सहजते हुए और उनके आगे थोड़ा सा झुककर वो सभी बातें करने लगते हैं। इसीलिए राम स्वरूप अपने आप को सकपकाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? यानी कि ये नाश्ते की बात जो जब रामस्वरूप ने कही तो तकल्लुफ़ यानी शिष्टाचार, ये नाश्ते की बात यानी शिष्टाचार क्यों कर रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा गोपाल प्रसाद का कहना है। रामस्वरूप कहते हैं है, तकल्लुफ़ किस बात की? तकल्लुफ़ यानी शिष्टाचार किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंदर जाते हैं, देखो तशरीफ़ लाए यानी कि आसनस्थ हो गए, आपका स्वागत है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग मेरे सामान्य लोगों के घर में आए और फिर मेरी तो तकदीर ही बदलने वाली है। इसीलिए तकल्लुफ़ यानी शिष्टाचार किस बात का है? मेरा फर्ज बनता है आपका स्वागत करे, आपको है नहीं पूछे। इसीलिए रामस्वरूप नाश्ता चाय लाने के लिए अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं अपने लड़के से क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर लाकर मेज पर रख देते हैं। देखो, जैसे ही रामस्वरूप चाय नाश्ता लाने के लिए अंदर जाते हैं, तब गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते हैं अरे क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे लुढ़क के, जरा सीधी सीधी यानी कि सीधे बैठो, थोड़ा यानी कि अपने आप को संभालते हुए बैठो। देखो, झुककर क्यों बैठे हो? अरे तुम शादी करने आए हो, हाँ, तुम्हें ब्याह करना है, लड़की देखने आए हो, थोड़ा ऐसा यानी कि ताकत के साथ बैठो। झुककर बैठना यानी कि बहुत ही लुढ़क कर बैठना, यानी कि अपने आपको कैसा है, दाव पर लगाने का जैसा है। इसीलिए कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर एकदम रीढ़ की हड्डी के जैसा है, बिना बैकबोन के जैसा। देखो, यानी कि तुम्हारे रीढ़ में हड्डी नहीं है, ऐसा तुम बैठे हो लुढ़क के। थोड़ा यानी कि कैसे बैठो,
यानी ताकत के साथ कमर सीधी करके ऐसा बैठो। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय का ट्रे लेकर आते हैं और मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं? देखो, गोपाल प्रसाद ने कहा, अरे ठीक है, इस शिष्टाचार की कोई बात नहीं थी, लेकिन आप माने नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा गोपाल प्रसाद कहते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? देखो, यानी कि रामस्वरूप उन्हें बोलने में लगाने के लिए, ज़्यादा बातचीत हो जाए, बातचीत से कोई रिश्ता बना रहे, इसीलिए वो उन्हें बोलने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनका स्वागत करते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? देखो, यानी कौन सी चाय आप पीते हैं, ज़्यादा शक्कर वाली या कम शक्कर वाली, हिंदुस्तानी या विलायती? देखो, देशी या विदेशी, ऐसे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। देखो, यानी कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसी बातचीत नहीं है साहब। गोपाल प्रसाद कहते हैं, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और उसमें ज़्यादा चीनी भी डालिएगा, क्योंकि चीनी की जो चाय है वो मुझे पसंद है और मैं उसे पीता हूँ। शंकर कहता है खकार कर, थोड़ा अपना गला ठीक करते ऐसा करके, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। देखो, यानी कि जब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि मुझे चाय में ज़्यादा चीनी डालिएगा, शक्कर डालिएगा, तब उनका बेटा ही जो कि डॉक्टरी कर रहा है, उमा को देखने के लिए आया है, वह शंकर, वो कहता है कि सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। देखो, यानी कि इसका मतलब यह है कि ज़्यादा मीठा या मीठी चाय न हो, न ले। देखो, हम आगे देखेंगे